बिकॉज क्या है ना, पास्ट लाइफ का जो भी कॉन्सेप्ट है पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम आपको लेके जाएंगे ना तब मे बी आप कभी अंदर से आपको डाउट है या फियर है तो फिर आप जा भी नहीं पाओगे, ये चीज़ होती है। अभी यहाँ पे हमने ज़्यादा फोकस नीचे के 3 चक्र पे किया होगा, आपने देखा होगा करके, और इसका रीज़न क्या है कि नीचे के तीनों चक्र हमारे कार्मिक है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि स्पेशली हम लोग मूलाधार चक्र पे ज़्यादा फोकस करते हैं, रूट चक्र पे। तो जब हम सिंबल्स डालेंगे तो वो रूट चक्र थोड़ा स्लो हो जाएगा, पीछे जाएगा, है ना। जैसे हमारे साइंस के रिसर्च के हिसाब से 1.7 हर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी होती है मूलाधार की, और जब पीछे ले जाते हैं तो 1.6 में चले जाता है या 1.5 पे जाता है। आप जितने पीछे जाओगे ना उतनी मतलब गहराई में पास्ट लाइफ हो जाएगी। जैसे मैंने अभी समझो 131 पास्ट लाइफ देखी है, इसमें 2 एनिमल लाइफ देखी है, आउल की, ईगल की। तो सोच सकते हो कि कितना पीछे गया होगा मैं, राइट। तो देखने का मकसद क्या होता है कि कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है जो भी लाइफ में, उसको वापस लाना है। जैसे मेरी आउल की और ईगल की लाइफ में मेरी थर्मल विजन थी, मैं फोकस था, वो जीन्स को मैंने सुपर एक्टिवेट को वापस लेके आया। और जो लाइफ में कुछ चीज़ें गलत की है या मतलब कहते हैं ना, इग्नोरेंस के वजह से या ईगो के वजह से जो भी गलतियां की है उसको हम डिस्कार्ड करेंगे पास्ट लाइफ में, ताकि ये प्रेजेंट लाइफ में अगर गलती से उसको ले आए हैं तो उसको निकालना पड़ेगा। जैसे अभी हम फियर की बात कर रहे थे, एंगर की बात कर रहे थे। तो क्या होता है ना कि जब हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस बहुत कम होती है, लो होती है, हम चीज़ों को समझ नहीं सकते। जैसे अभी ये 3-4 दिन में आपने कितनी सारी चीज़ों को कितनी अच्छे से समझ लिया। यही चीज़ अगर हम आपको घर पे समझाते या आपके घर वाले आपको समझाते तो मुझे नहीं लगता आप इतने अच्छे समझ पाते। इज इट राइट? क्योंकि यहाँ कैसी है कि बहुत हाई एनर्जी है, हाई कॉन्शियसनेस है, तो अभी हम लोग उस जोन में है तो चीज़ें समझ अच्छे पा रहे हैं। ये जोन से आप बाहर निकलोगे, वापस आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, वापस कॉन्शियसनेस लो हो जाएगी, तो वो चीज़ अब चैलेंजिंग है, क्योंकि अब एक नए कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना ये इम्पॉर्टेंट है। तो रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, उसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं, डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप वापस जाने के बाद कोई ऐसा अनहील्ड पार्ट ना ले जाओ, कोई एंगर ना ले जाओ, कोई फियर ना ले जाओ। नॉर्मली तो हमारा यही मकसद होता है रेसिडेंशियल रिट्रीट का, कि ये एक सोल सर्जरी है। तो उसमें जो भी चीज़ें निकलती है, जिसको हम कैथारसिस कहते हैं, माइंड का नेगेटिविटी को कैथारसिस, बॉडी के नेगेटिव को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब हम निकालते हैं, निकालने के बाद वापस नहीं आनी चाहिए, है ना। वापस कब आती है? जब हम उस लूप साइकिल की पैटर्न को रिपीट करते हैं। तो ये सिंबल्स ऐसा है, साइकिक सर्जरी ऐसी है जो ये पैटर्न को तोड़ेगी, आपको रिपीट करने ही नहीं देगी ये, है ना। और रिपीट नहीं करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अब यही चीज़ मैं पहले कर रहा था और अभी कर रहा हूँ, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोगों का बिहेवियर पैटर्न हमारे से चेंज हो गया है, हमारा नज़रिया लोगों पे चेंज हो गया है, और कहीं ना कहीं अब दोनों कंफर्टेबल हो गए। पहले दोनों अनकंफर्टेबल थे, सामने वाला भी हमसे अनकंफर्टेबल था, हम भी अनकंफर्टेबल है। तो हमारे रिसर्च की थियरी के हिसाब से ऐसा समझा गया है कि कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, लेकिन हर एक आदमी ना कुछ आपको सिखाने आया है, कुछ आप लोगों को सिखाने आया है ना। तो जब आप ये रिग्रेशन करोगे तो समझ में आएगा कि मुझे कौन सा रोल असाइन किया हुआ है इस लाइफ में, और पास्ट लाइफ में कौन सा मेरा गलत रोल मुझे दिया गया था लोगों के लिए। जैसे जब हम बच्चे को डांटते हैं ना तो बच्चे को बुरा लगता है कि अरे मुझे क्यों डांट रहे, मुझे क्यों मतलब इतना पढ़ाई के लिए पीछे पड़े, स्कूल के लिए। लेकिन यही बच्चा बड़ा होता है तो समझता है अच्छा हुआ, डांटा नहीं रहता तो शायद मैं पढ़ता नहीं। इज इट राइट? अब उसकी कॉन्शियसनेस थोड़ी हाई हो गई है करके। तो इसको हम कहते हैं रिव्यू कहते हैं या रीलिविंग कहते हैं, है ना। और जब रीलिविंग करेंगे तो हम उसको रिलीज करेंगे और रियलाइज भी करेंगे कि क्या क्या गलतियां हमने की थी, और उसको अब हम रीप्रोग्रामिंग करेंगे माइंड से और रीफ्रेमिंग ब्रेन से करेंगे। तो ये 5 रीलिविंग को आपको समझना है। पहला कौन सा है? रीलिविंग, पीछे जाना, है ना, उसी सिचुएशन को वापस रिलीव करना। आपने सुना होगा कि पिक्चर में भी कोई भी एक शॉट है ना, एक ही टाइम में अप्रूवल नहीं होता है, उसको बार बार रीटेक करते हैं, राइट। और रीटेक करने के बाद क्या होता है
कि ये लोग स्क्रीन पे देखते हैं कि ये ठीक है क्या, इसका फेशियल एक्सप्रेशन, इसकी पीछे का बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें ठीक है क्या नहीं, इसको लगता है नहीं बीच में कहीं कोई आ गया, कुछ डिस्टर्बेंस है, तो उसको वो लोग रीटेक करते हैं। तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या होता है कि आप सभी कैरेक्टर को ये नहीं बोल सकते हो कि चलो वापस हम थोड़ा रीटेक करते हैं, आप नहीं बोल सकते हो किसी को भी, आपके लाइफ पार्टनर को या आपके फैमिली मेम्बर को कि चलो ये अभी अपने साथ कुछ झगड़े हुए ना, अपन थोड़े पीछे जाके देखते हैं कि भाई क्या क्या गलत था करके, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। तो हम अपने ही हिसाब से उसको रिलीव करते हैं, रिव्यू करते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि माइंड में वो पूरी छवि है, पूरा वीडियो है, तो उसको पीछे जाते हैं और हम ही देखते हैं कि इसमें गलती किसकी थी। किसी की भी गलती हो, हमें सॉरी तो हमें ही बोलना है। ऐसे नहीं कि अगर आपको समझ में आ गया कि उसने मेरा मर्डर किया, रेप किया या मुझे फंसाया, चीट किया, तो अब जाके उसको बोलें कि देखो मैंने देख लिया तुमने ऐसा मेरे साथ किया, ऐसा कभी नहीं करना है। ये चीज़ें, ये 90% लोग हैं ना यहीं पे अटकते हैं। उन्हें एक प्रूफ मिल जाता है कि सही में गलती पहले भी उसकी थी और अभी भी उसी की है, और उसको फिर जाके कर्ज करते हैं या उसको जाके प्रेशराइज करते हैं कि भाई मैंने देख लिया तुमसे, तुम्हारी गलती थी करके। लेकिन जो क्वांटम थ्योरी वो कहता है कि सभी लोग आपके मिरर इमेज है दुनिया में। जब आप एक हार्ट चक्र के लेवल की सोल पे आ जाते हो ना, तो आप आईना बन जाते हो। जब तक आपकी हार्ट चक्र के नीचे कॉन्शियसनेस है ना, आप अपनी पर्सनालिटी में हो, अपनी आइडेंटिटी में हो। जैसा ये पुलिस वाला है, ये नेता है, ये एक्टर है, ये स्पोर्ट्स वाला, ये एक आइडेंटिटी है हार्ट चक्र के नीचे। हार्ट चक्र पे आप गए हो ना, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी नहीं है, अभी सिर्फ सोल रियलाइजेशन है। अगर अभी भी आप बोलोगे मैं ये बंदा हूँ, अभी जैसे मुझे लोग पूछते हैं कि सर आपका बायोडेटा बताओ, हम आपको कैसे इंट्रोड्यूस करें किसी भी इवेंट में, तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं खुद अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप मुझे कैसे मेरे प्रोफाइल को कैसे रीड कर पाओगे। बिकॉज हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं, तो कोई स्टैम्प ही नहीं कर सकता कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। इज इट राइट? तो जिस दिन आपकी आइडेंटिटी डिसॉल्व होना शुरू हो जाए ना, समझ लो यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। जब तक आपकी कोई आइडेंटिफिकेशन है, मतलब अभी भी आप नीचे के 3 चक्र पे जुड़े पड़े हो। इज इट राइट? जैसे आप हार्ट चक्र पे आए, अब यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं। बुद्धा हार्ट चक्र पे आए, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। महावीर हार्ट चक्र पे आए, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। तो हम भी मैच्योर सोल लेवल पे आए, इसलिए यहाँ पे आए, ऋषिकेश में या रिट्रीट में आए हैं। तो यहाँ आइडेंटिटी जब खत्म हो गई है, तो सिर्फ ये देखना है कि पुरानी आइडेंटिटी में कुछ गलतियाँ तो नहीं की, उसको अगर हम हील करेंगे तो अब की जो एक नई लाइफ है या नई इवॉल्व लाइफ है, उसमें पुरानी कोई चीज़ अगर गलती से रह गई तो तकलीफ होगी कि नहीं। अभी आप घर से यहाँ पे आए हो फॉर एग्जांपल, कुछ लोग शायद घर बंद करके भी आए होंगे, और किसी ने डाइनिंग टेबल पे कुछ खाना रख के आए होंगे। अब रिटर्न जाने के बाद जब दिखेगा इसमें तो फंगस हो गया, तो आपको क्या, आप क्या करोगे? उसका फेंक ही देंगे कि नहीं? इज इट राइट? अब गलती कर ली है, अब क्या कर सकते हो? उस खाने का तो कुछ नहीं कर सकते हम। तो यही होता है कि गलती हमने पुरानी लाइफ में कर दी। कभी हमने इन्फेंट सोल लेवल पे, बेबी सोल लेवल पे, कभी सोल्जर के लाइफ में, कभी हम लोग चोर डकैती या टेररिस्ट, कुछ भी, बिकॉज एक्सपीरियंस लेने के लिए तो लाइफ हुई है, अदरवाइज थोड़ी कुछ होता है। राइट? हमने कोई लाइफ में कुछ तांत्रिक चीज़ें की है, कुछ हमने मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ ब्लैक मैजिक किया होगा, कुछ तो किया होगा डेफिनेटली। बिकॉज ऐसा है ना कि आज आपको पता नहीं कि आप अभी क्या कर रहे हो अनकॉन्शियसली, तो पास्ट लाइफ में तो डेफिनेटली बहुत कुछ किया होगा। हु नोज दैट? इज इट राइट? तो अभी हम इसको क्या करेंगे, जब हम पीछे जाएंगे, रिलीव करेंगे और उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद उसमें हम रियलाइज करेंगे कि इसमें एक्चुअली क्या थी, इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। अब आप मुझे डिफरेंस बताओ कि इसमें क्लैरिटी कैसे आ सकती है, अगर पीछे जाने से क्लैरिटी कैसे आ सकती है, मुझे बताओ। हाँ, गलती मान के नहीं वो तो है, हाँ हाँ वो है एक्सेप्टेंस। सेम सिचुएशन डिडंट वर्क। राइट। एक सिंपल चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि जब आप सिचुएशन में रहते हो ना,
तब आप में होश नहीं होता। और जब आप रिग्रेशन करते हो ना तो आप ही अपना एम्पायर बन जाते हो। दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक प्रेजेंट का एक पास्ट का, और आप अपना एम्पायर देख के देख रहे हो कि भाई ये जो खिलाड़ी पास्ट वाला था इसमें किसकी गलती है। इज इट राइट? आप एक व्यू पॉइंट देखते हो, एक हायर व्यू पॉइंट देखते हो, एक अवेयरनेस वाला व्यू पॉइंट है। पहले होश नहीं था इसलिए गलती करी थी, पहले अवेयरनेस नहीं था इसलिए गलती करी। अब क्या है कि जब हम उसको रिव्यू करते हैं ना, जैसे अभी कोई LBW है और वो बोलता है नहीं LBW, तो वो लोग उसको रिवाइंड करके देखते हैं कि सही में उस टाइम पे उसका पैर कहाँ था। इज इट राइट? और फिर वो डिसाइड करते हैं, मतलब एम्पायर पे भी डिपेंड नहीं रहते। नॉर्मली तो एम्पायर ही बोलता है ये आउट है कि नहीं है। तो अब कैसा है ना कि हम किसको बोलें, किसको पूछें कि भाई इस दोनों में से गलती किसकी है? कोई तो नहीं बताएगा। इसमें एम्पायर आपको ही बनना पड़ेगा। आपका एम्पायर कौन है इसमें? आपका अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस इज योर एम्पायर, राइट? वो बताएगा कि प्रेजेंट के पास्ट में या पास्ट के पास्ट में किसकी गलती है। हस्बैंड की है, वाइफ की है, बच्चे की है, पेरेंट्स की है, मदर इन लॉ की है, डॉटर इन लॉ की है, ब्रदर की है, सिस्टर की है। ये वही तो बता सकता है ना। इज इट राइट? तो ये जब हम उसको व्यू करते हैं उसके बाद सोचते हैं अच्छा ये हुआ था। अब एक थियरी क्या कहती है कि पास्ट इज वास्ट। एक थियरी ये भी कहती है, मतलब कितने गड़े मुर्दों को उखाड़े, एक थियरी ये भी कहती है करके। लेकिन एक थियरी ये भी कहती है कि जो प्रेजेंट के प्रॉब्लम है एटलीस्ट उसका पास देखो, सब पास देखने की जरूरत नहीं है आपको। समझ में कि नहीं? अब मेरे पिछले 400-500 जन्म हुए रहेंगे, मैं कितने देखूं, कोई मतलब नहीं है। इस जन्म में कौन सी ऐसी चीजें जो मैं पास से ले आया हूं या कौन से लोग को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, बस यही मुझे देखना है और कुछ नहीं देखना है मुझे। इज इट ओके? तो उससे क्या होगा कि मुझे ये लाइफ को फिल्टर करने में फायदा होगा, ये लाइफ को मैं अच्छी कर पाऊंगा करके। ओके? क्योंकि अभी कैसा है कि आप रेस्टोरेंट में गए, आप मेनू कार्ड देखे, 50 आइटम से आपने 5 चीज़ों का आपने ऑर्डर दिया, राइट? अब 5 चीज़ आपने ऑर्डर दिए कि भाई मुझे ये चाहिए, राइस चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, रोटी, आपने जो भी ऑर्डर दिया है। अब आप है ना, क्या है कि उसका होटल का आप रिव्यू देख सकते हो कि क्या लोगों ने बताया जो मैंने ऑर्डर किया है। क्योंकि या तो आप ऑर्डर करने के पहले रिव्यू देख लो, या तो ऑर्डर करने के बाद अभी भी खाया नहीं है तो उसका रिव्यू देख लो करके, ये भी हो सकता है, राइट? तो रिव्यू में क्या आपको समझ में आएगा कि नहीं इसके बारे में इन्होंने बहुत गंदा बोला है, तो अभी भी आप उसको जाके बोलोगे वेटर को कि प्लीज़ ये कैंसिल करो, मुझे ये नहीं चाहिए। वो क्या बोलेगा? नहीं, आपने ऑर्डर दे दिया, आप कैंसिल नहीं हो सकता। इज इट राइट और रॉन्ग? तो काफ़ी बार जब हम रिश्ते में फंस जाते हैं और जब हम सोशल कमिटमेंट्स में आ जाते हैं और फिर उसका हम लोगों को बताते हैं कि भाई ये मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, तो वो कहता है दिस इज़ अ वन वे, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपने ऑर्डर दिया था। और ऑर्डर कब दिया था? लाइफ बिटवीन लाइफ दिया था। इज इट राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास 2 ही ऑप्शन है। आप बोलोगे आप भले कैंसिल नहीं कर सकते हो, आप मेरा पेमेंट ले लो बट मुझे सर्व मत करो, मुझे नहीं खाना है, बिकॉज यू आर रेडी टू पे द अमाउंट। ये एक ऑप्शन है कि नहीं? इज इट राइट? और यही ऑप्शन अब हम आपको दे रहे हैं कि आपको हमने सिंबल्स दिए हैं, हमने आपको हीलिंग मॉडलिटी दी है, आप अभी पेमेंट करोगे इससे। यू आर नॉट गोइंग टू डील विद द इशू विच यू डोंट एग्री, बट नाउ यू विल हील द इशू। अब समझ में आ रहा है डिफरेंस? आप ये नहीं बोल सकते हो मुझे नहीं चाहिए, आप बोल रहे हैं ठीक है मैं नहीं लूँगा लेकिन मैं इसके लिए कुछ पैरेलल सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ये आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है? देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने गाड़ी चलाते वक्त सिग्नल तोड़ दिया, अब आपको जेल जाने की जरूरत नहीं, आप फाइन भी तो भर सकते कि नहीं, पेनल्टी तो दे सकते कि नहीं। इज इट राइट और नॉट? तो दैट इज अ सब्स्टिट्यूट। तो यही चीज़ें हैं कि नेचर ने ना बहुत सारी ऐसी सब्स्टिट्यूट चीज़ें बनाई है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे हरिद्वार ऋषिकेश में ना, ये सारे जो कर्मकांड होते हैं ना, ये सब सब्स्टिट्यूट वाले हैं। काल सर्पदोष की अलग पूजा होती है, पितृ पक्ष की कुछ अलग पूजा होती है, वास्तु की एक अलग पूजा होती है। तो ये कहते हैं कि भाई आपको पनिश होने की ज़रूरत नहीं है, सफ़र होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए हम एक पूजा अरेंज करते हैं, यज्ञ अरेंज करते हैं, और आप वो यज्ञ करोगे तो काफ़ी हद तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट ये हुआ एनर्जी लेवल पे, ये जितनी कर्मकांड वाली चीज़ें यहाँ पे हो रही है एनर्जी लेवल पे। हम लोग रिलीजियस नहीं, अभी हम स्पिरिचुअल लोग हैं, तो हमें कॉन्शियसनेस लेवल पे सॉल्यूशन चाहिए।
ऐसा नहीं कि मैंने आपको पैसा दिया और आपकी मैंने पूजा करवाई तो ये एनर्जी शिफ्ट हो गई, अभी भी आप कर्म से फ्री नहीं हुए, तो ये पेंडिंग में रह गया आपके लिए। तो अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बिकॉज मैंने अभी आपकी एनर्जी थोड़ी करेक्ट कर ली है। इज इट राइट? लेकिन अभी भी कर्म चढ़ा पड़ा है, अभी भी आपने लेसन नहीं सीखा, अभी भी आपने सबक नहीं सीखा, जो आपको इसी के वजह से ये दोष लगा हुआ है। इज इट राइट? तो ऐसे में क्या है कि पास्ट लाइफ में हमने ये सारी विधियां कर चुके हैं, करवा चुके हैं, उसके बावजूद अगर इस लाइफ में हम सफर हो रहे हैं, मतलब अब आपको स्पिरिचुअल प्रोसीजर की जरूरत है, अब आपको रिलीजियस प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। अगर आपके कुंडली में राहु केतु का दोष है तो आप किसी पंडित को पकड़ के ये नहीं बोलोगे भाई तुम 1 लाख माला जप करो, मैं आपको 10,000 रुपया देता हूँ, ये काम नहीं करने वाला है ना। जैसे आजकल कॉकरोच या चिपकली है या चूहे हैं, वो दवाई से नहीं मरते, वो रेजिस्ट हो गए। इज राइट? ये जो अभी जीन्स आई है इनकी, ये रेजिस्ट हो गई है। तो अभी है ना, हम यही कर्मकांड प्रोसीजर करवाएंगे ना तो हमें कोई निवारण नहीं मिलेगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तो पहले भी कर चुके हैं। तो ये रिग्रेशन में क्या है, हम सोल लेवल पे, कॉन्शियसनेस लेवल पे इसको रिव्यू करते हैं, अवेयरनेस से रिव्यू करते हैं, एनर्जी का करेक्शन करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, और उसके बाद 21 to 45 डेज ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं। किसी से करवाते नहीं, हम खुद करते हैं। अब यह समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? आपने किचन क्लीन करने के लिए सामान बाहर निकाला, अब बाजू वाले को नहीं बोल सकते कि तुम सामान सेट करो, आपने ही क्लीन करने के लिए बाहर निकाला है ना। तो जो फाइलें आप खोलोगे ना यहाँ रिग्रेशन में, आप और किसी को नहीं बोल सकते हो कि भाई मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मैंने आपको देखा और प्लीज आप हील करो, मुझे फॉरगिव करो, आप ऐसे नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं ना पेशेंट का, तो हम रिलेटिव्स का कंसर्न लिखते हैं, साइन करता है ना, उसके बाद ऑपरेट करते हैं। लेकिन कितने भी कंसर्न ले, ऑपरेशन किसका होता है? हाँ, उसी पेशेंट का होता है ना। भले कितने भी रिलेटिव्स बोले हाँ हम साइन करते हैं डॉक्यूमेंट पे। तो ये भी कैसा हुआ ना कि अभी तो आप किसी का अप्रूवल नहीं लिए, अभी तो आपने किसी का कंसर्न नहीं लिया, और आप पास्ट लाइफ में अपनी तो ठीक है, उनकी भी लाइफ देखने को तैयार हो। तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं? बिकॉज आपने कंसर्न नहीं लिया किसी का। इज इट राइट? मैंने भी आपका कंसर्न नहीं लिया था, मैंने अपनी इतनी फाइलें खोली, तो फिर मैंने आपको अट्रैक्ट किया। अब मैंने आपको अट्रैक्ट किया तो मुझे सेमिनार्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, या वर्कशॉप के थ्रू, या रिट्रीट के थ्रू मैं आपको अटेंड कर रहा हूँ, बिकॉज फाइलें मैंने खोली। और मैं परमिशन लूँ भी कैसे? बिकॉज मुझे ये नहीं पता कि कितनी लाइफ के कितने कनेक्टेड सोल्स के साथ मेरा इंटरेक्शन बाकी है। मैं किसको जाके पूछूं कि बुद्धा के लाइफ की, या कोई जैन की लाइफ की, या कोई गुरु नानक के लाइफ की, या चर्च के लाइफ की? पता नहीं आप लोग कौन सी लाइफ से मेरे से कनेक्टेड है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने अपनी फाइलें खोली है और 95% मैंने हील करते हुए क्लियर किया, 5% आपके जैसे लोगों को मैं डील कर रहा हूँ। इसलिए मुझे ये बार बार रिट्रीट रखनी पड़ रही है। अदरवाइज काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि जैसे ये आश्रम खुला, आप भी एक आश्रम ऐसा कोई खोल दो और वो चलते रहेगा। मैंने बोला ये आश्रम तब चल रहा है क्योंकि किसी ने फाइलें नहीं खोली है। ये सिर्फ एनर्जी लेवल पे चल रही है चीज़ें, यज्ञ चल रहे हैं, ये चल रहे, आरती चल रही है, ये सब चीज़ें चल, नीचे के चक्र पे सिर्फ एनर्जी लेवल पे करेक्शन हो रहा है। हमने फाइलें सोल लेवल पे खोली है, तो फिर एक जगह पे हम कुछ नहीं कर सकते। कभी यूएस जाना पड़ता है, कभी दुबई जाना पड़ता है, कभी पौंडीचेरी जाना पड़ता है, कहीं वृंदावन जाना पड़ता है, कहीं शिरडी जाना पड़ता है, आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहाँ की फाइल खुली किसको पता, और जहाँ की खुली है और आप लोग जहाँ से कनेक्टेड हो तो आपको वहीं आना पड़ेगा कि नहीं। आप देख रहे हो अभी आप तो फ्रेशर हो, जितने ये रिपीटर्स है ये कह रहे भाई हम वृंदावन भी जाके आए, हम शिरडी भी जाके आए, कुछ लोग तो इसमें ऐसे जो दुबई भी मेरे साथ आए थे। मतलब इन लोगों की फाइल वहाँ पे भी रहेगी कि नहीं, मुझे बताओ। तो क्यों ट्रैवल करना पड़ता है? बुद्धा को क्यों ट्रैवल करना पड़ा, महावीर को क्यों ट्रैवल करना पड़ा? क्योंकि ये कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोल लेवल पे अपनी फाइलें खोली थी, और इनको इतना ट्रैवल करके वहाँ पे ही क्लीन करना पड़ा। इज इट राइट? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपने सुना महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ? हाँ नहीं, वो तो हुआ, पांडवों के साथ क्या हुआ? जंगल में गए, रिग्रेट करने गए। अब ये लोग है ना 12 ज्योतिर्लिंग के पास गए, ये लोग सब ट्रैवल किए जहाँ जहाँ पे,
क्यों ट्रैवल किया उसका मैं आपको अभी रीज़न समझाता हूँ। इन्होंने ना जब ऐसे जगहों पे गुरुकुल में आके बहुत सारी चीज़ें सीखी ना, तो इन्होंने ना शिव का पावर लिया, उनकी क्वांटम एनर्जीज ली और अपना बल बढ़ाया, मतलब फिजिकल बल बढ़ाया, कोई स्किल्स बढ़ाया, कोई टैलेंट बढ़ाई, कोई सुपर जीन्स एक्टिवेट किया, इन्होंने सब उस शिव जी की। जब युद्ध खत्म हो गया ना, ये लोग सारे उन 12 ज्योतिर्लिंग पे गए जिनकी शक्तियों से ये उन्होंने युद्ध जीता। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? वहीं पे गए बोलो, मतलब कोई महाकाल के वहाँ पे गए, कोई सोमनाथ पे गए, कोई मथुरा में गए, जहाँ जहाँ पे शिवलिंग थे वो 12 जगह पे गए और वहाँ पे फर्क क्यों? क्योंकि उनका पार्ट ऑफ द एनर्जी उन्होंने यूज़ किया था ना। इज इट राइट? मैं जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गया ना, तो उन्होंने एडमिशन तो दे दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपकी एक सर्टिफिकेट इसमें मिसिंग है। मैंने कहा नहीं, सब सर्टिफिकेट है। तो उन्होंने बोला नहीं, 10th की कुछ लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है करके। तो मैंने सोचा लिया तो था, पता नहीं कैसे गायब हो गया। तो मुझे वापस वो स्कूल में जाना पड़ा। तो वो स्कूल में जहाँ बॉम्बे की वर्सोवा वेलफेयर स्कूल में था, मैंने उनको कहा मुझे लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। तो बोले अरे अब इतने साल बाद आए हो, अब आपको कहाँ लिविंग सर्टिफिकेट दें हम, देखो ये इतना बड़ा गोडाउन पड़ा है, आप खुद देख लो आपका कहाँ है। तो मुझे 2-4 घंटे लगे और कहीं से मुझे अपनी लिविंग सर्टिफिकेट मिली और फिर मैं निकाला। तो जहाँ से मैंने एजुकेशन लिया मुझे वहीं जाना पड़ेगा, जहाँ से मैंने पास किया वहीं मुझे जाना पड़ा ना। ऐसे नहीं मैं दूसरे कोई स्कूल में जाके लिविंग सर्टिफिकेट दे दूँ। इज इट राइट? तो आप लोग ने भी क्या है ना, जहाँ जहाँ पे भी पास्ट लाइफ जी है ना, या तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा कर्म क्लियर करने के लिए, यहाँ तो या तो उस लाइफ के जो लोग थे उनको ऐसे जगह पे आपको मिलना पड़ेगा, उनके साथ सत्संग करना पड़ेगा, उनके साथ रिट्रीट करनी पड़ेगी और उनके साथ आपका क्लियरेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं। इज इट राइट? तो आप कितना ट्रैवल करोगे मुझे बताओ। अभी यहाँ पे समझो 45 लोग हैं, या तो आपको 45 जगह पे ट्रैवल करना पड़ता था, राइट? और इससे तो 5 दिन में, यस 5 दिन में इसी 45 लोगों को आप कोई मेंटली इंटरेक्ट कर रहे हो, कोई फिजिकली आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, कुछ लोगों को आप अपने स्पिरिचुअल ऑरा से इंटरेक्ट कर रहे हो, लेकिन किसी भी तरह से आप क्लियरेंस कर रहे हो उनके साथ। कोई आपके रूम पार्टनर है, कोई खाने के टाइम पे आपके साथ बैठा, कोई लंच के टाइम पे आपके साथ बैठा, कोई गंगा में आपके साथ स्नान कर लिया, कोई आरती में आपके बाजू में बैठ गया। ये एक्सीडेंटल कुछ भी नहीं है, ये एवरीथिंग इज सोल प्लान। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबके साथ तो आपकी यहाँ नहीं बनी ना। कुछ लोग आपको बहुत अच्छे भी लगे, कुछ लोग की वाइब्रेशन अच्छी लगी, कुछ लोग को आप प्रिवेंट किए, यार मुझे इसके साथ वाइब्स अच्छे नहीं लग रहे, मुझे इससे थोड़ा दूर रहे। इज इट राइट? और कुछ लोगों की नज़र अच्छी नहीं लगी, कुछ लोगों का एटीट्यूड आपको अच्छा नहीं लगा, कुछ लोगों ने आपका ईगो हर्ट किया। तो ये वही पैटर्न हैं जो पास से रिपीटेड आ रही है। अब मुझे बताओ, अगर ऐसे जगह पे आप क्लियर नहीं करोगे तो कौन सी जगह पे क्लियर करोगे? कहाँ पे क्लियर करोगे? कहीं नहीं हो सकता ये चीज़। ये तो एक कैसा है, एक क्या कहते हैं कि जैसे लाइफ बिटवीन लाइफ ना, स्वर्ग में हमको भगवान के सामने 72 आवर्स बिठाते हैं कि भाई तुम्हारा कन्फेशन कर लो भगवान के सामने। जैसे क्रिश्चियनिटी में कैसे चर्च में फादर के सामने कन्फेशन करते हैं वो लोग, फॉरगिवनेस करते हैं, ऐसा है। तो यही है कि इस ऐसी जो कर्म भूमियाँ होती है ना, ये कन्फेशन वाली जगह होती है। ऐसे जगह पे जब आप आते हो तो आपको वापस सभी से मिलाया जाता है, और जब आपको मिलाया जाता है तो आपका अभी दायित्व बनता है कि मैं कर्म क्लियर करके ही जाऊँ, मुझे कुछ भी यहाँ पे रख के नहीं जाना किसी के साथ। तो यहाँ देखो कि कभी फूल वाला आपको फंसा रहा है, कभी कोई आपको फंसा रहा है, कभी ऑटो वाला आपको फंसा रहा है। तो ये फंसाने वाला भी कर्म कहीं यहाँ रह गया था हमारा, फंसने वाला भी रह गया था। तो क्लियर हुआ कि नहीं हमारा? इज इट राइट? तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पास्ट लाइफ में जाके ये चीज़ें होती है, इसकी फाइलें खुलती है, खुलने के बाद अननोन लोग हमारे सामने आते हैं। आप लोग अननोन तो हो मेरे लिए, मैंने कौन सा आपको पर्सनल इन्विटेशन दिया मुझे बताओ? मैक्सिमम लोगों को तो मैं पहली बार मिला हूँ कि नहीं? मैक्सिमम लोगों को पहली बार मिला हूँ। मतलब आप सोचो कि किस तरह से हमने अपनी पास्ट लाइफ में आपको अट्रैक्ट किया, और आप वो लोग हो जो तैयार थे क्लियरेंस करने के लिए। अट्रैक्ट तो बहुत से लोगों को करते हैं, बाकी के लोग मुझे मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर आपके बहुत यूट्यूब देखे, बहुत अच्छे लगे, लेकिन यहाँ तक आते ही नहीं, रिट्रीट में आते ही नहीं है। बिकॉज अंदर का एक रेजिस्टेंस है कि जाऊँगा तो मुझे अपनी पैटर्न तोड़नी पड़ेगी, अपना कंफर्ट तोड़ना पड़ेगा। जैसे अभी आपने बोला कि मैंने अपनी कंफर्ट तोड़ी और पहली बार आप ट्रैवल किए। इज इट राइट?
और बाकी तो सब एक बहानेबाजी है। जैसे इन्होंने बोला, मेरे पापा ने बोला कि नहीं आप जाओ करके, इज इट राइट? ये सब कैसा, ये सोल कॉलिंग है, ये डिवाइन कॉलिंग है कि मेरी फ्रेंड ने बताया, मेरे उसने बताया, मुझे यूट्यूब पे देखा। एक्चुअली आपकी सोल तैयार थी, आप तैयार थे, आप यहाँ पहुँच गए। जो लोग अंदर से तैयार नहीं रहते, बोलते नहीं पैसा ज़्यादा है, बोलते नहीं अभी टाइम नहीं है, मेरे ऑफिस में छुट्टी नहीं है, या मेरे फैमिली वाले मना करते, ये सब एक्सक्यूजेस है देखा जाएगा तो, राइट? आने के बाद पता चलता है कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़, कितनी मतलब ये चीज़ समझने के लिए पता नहीं और कितने साल लग जाते हैं आपको। इन्होंने आपको 4 दिन में चीज़ें समझाई, आपको तो 40 दिन भी कम पड़ जाते अगर आप इस लाइफ को समझने की कोशिश करते। क्यों मुश्किल पड़ता है? बिकॉज घर वाले जो हमें समझा रहे हैं उनके साथ हमारा एक ईगो है, तो वो कितना भी समझा हम नहीं समझेंगे, हम कितना भी उन्हें समझाए वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनका भी एक ईगो है। तो ईगो क्लैश हो रहा है कि नहीं दो लोगों के बीच में। और जिनके साथ कर्म बंधा होता है ना, उनके साथ हम कभी कुछ समझने को तैयार नहीं रहते। हम लोग कौन है? हम लोग आपके कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं, आपका हमारा कोई कर्म नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो ना आपको पेन ना हमको पेन, तो आप हमको ना न्यूट्रली लेते हो। कुछ लोग पॉजिटिवली लेते हैं, कुछ लोग न्यूट्रली लेते हैं, लेकिन घर वालों को तो लोग ना न्यूट्रली लेते हैं ना पॉजिटिवली लेते हैं, 100% वो नेगेटिवली लेते हैं। बोलते कुछ तो स्वार्थ होगा, तभी मेरे को ताने मार रहा है, तभी मुझे ये सुना रहा है। इज इट राइट? मतलब वो कितना भी सत्य बोले, और यहाँ आने के बाद समझ में आता है हाँ यार घर वाले भी बोलते तो थे, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। ये तो मुझे यहाँ पे ऑरा में समझाया कि हाँ एंगर बहुत है तुम्हारे में, फियर बहुत है, इनसिक्योरिटी बहुत है, ईगो बहुत है। यही चीज़ तो हमने आपको समझाई, और यही चीज़ तो घर वाले आपको समझा रहे थे। लेकिन डिफरेंस है कि नहीं यहाँ पे? इज इट राइट? तो देखो दो पॉसिबिलिटी क्या है, या आप चीज़ हमसे समझो, हमारे टीम मेंबर से समझो आपके बारे में, या तो आप अपने ही पास्ट लाइफ में जाके खुद को समझो। दो ही तो पॉसिबिलिटी है आपके पास, तीसरा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, राइट? क्या अगर मैं आपका कोई टैरो कार्ड भी खोलूंगा तो कुछ तो मैं आपके अंदर के बारे में ही बताऊंगा। इज इट राइट? मैं आपकी ऑरा पिक्चर भी लूंगा तो कुछ आपके अंदर के बारे में ही बताऊंगा। लेकिन अगर आप खुद ही अपने अंदर जाते हो तो आपको मेरी ज़रूरत भी नहीं, कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ऑरा की ज़रूरत भी नहीं, अगर आप अंदर खुद ही जाते हो तो यहाँ पे आज जैसे कल हमने प्रेजेंट लाइफ वूम रिग्रेशन करके आपका एक इनिशिएटिव कर लिया है पीछे लेके जाने का, अब थोड़ा और आज प्रोसीजर करेंगे पीछे ले जाने का। आप सरेंडर हो जाओ, एकदम न्यूट्रल हो जाओ, जो भी अच्छा बुरा दिखे मैं तो देखने को तैयार हूँ, बिकॉज मुझे तो क्लियर करना है, बस बात खत्म हो गई। मेरी गलती है तो मैं मान लूँगी, उसकी गलती है तो भी मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। मतलब इसमें ऐसा नहीं बोला अगर उसकी गलती है तो मैं जाके छोड़ूंगी नहीं उसको, मैं उसको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी जो मैंने बोला, ऐसा भी मत करना। इज इट राइट? ये बोलना कि मैंने फाइल खोली विदाउट द परमिशन मीन्स इट्स माई ड्यूटी टू हील द सिचुएशन। इज इट राइट? बिकॉज आपने कंसर्न तो लिया नहीं है। तो 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखो, एक होता है जो ध्यान से सुनने वाला है, आप अंदर से तैयार नहीं हो, आप पास्ट लाइफ में नहीं जाओगे। आपके गुरु को लगता है अभी भी आप तैयार नहीं हो तो आपको पास्ट लाइफ में नहीं ले जाएंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी, आपके कनेक्टेड सोल्स को लगता है कि भाई ये मेरी बैंड बजा देगा फाइल खोल के, तो वो भी आपको पास्ट लाइफ में नहीं ले जाएंगे। तो आपको तीनों से परमिशन लेनी है। खुद से परमिशन लेनी है, प्लीज़ अलाउ मी टू गो टू द पास्ट लाइफ, खुद से परमिशन लेनी है। अपने गुरु भगवान से भी परमिशन लेनी है। तीसरी, अपनी कनेक्टेड सोल से परमिशन लेनी है। इज इट राइट? फिर वो प्रेजेंट लाइफ में है या नहीं भी है, डजेंट मैटर। आप ये बोलना कि जितने भी मेरे आत्मा से जुड़े लोग हैं, मैं उनसे परमिशन मांगती हूँ कि प्लीज़ मुझे अलाउ करें मुझे पास्ट लाइफ में ले जाने के लिए। इज इट राइट और रॉन्ग? जब आप सर्जरी के लिए टेबल पे सोते हो ना, लेटते हो ना, तो तब सिर्फ आप सर्जन को नहीं बोलते हो, वो जो नर्स होती है, जो असिस्टेंट डॉक्टर होता है, उसको भी बोलते थोड़ा संभाल के काटना, मेरा पहला ऑपरेशन है। बोलते हो कि नहीं? इज इट राइट? मतलब क्योंकि क्या होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जितने कनेक्टेड लोग हैं, भले उनका छोटा छोटा भी रोल है, आपको परमिशन तो लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता। इज इट राइट? जब शूटिंग भी चलती है ना, तो वो जब एक्शन बोलते हैं ना, उसके बाद ही वो लोग एक्ट करते हैं। इज इट राइट? तो हम भी जब आपका रिग्रेशन करेंगे ना, तो आपको बोलेंगे कि क्या आप तैयार हो, हम आपको पूछेंगे, आप अपने आप को पूछना कि हाँ मैं तैयार हूँ, फिर आप हमको परमिशन देना हाँ मैं तैयार हूँ, तो हम आपको ले जाएंगे। इज इट राइट? और उसी टाइम पे आपको हम बोलेंगे अब आप आह्वान करो अपने गुरुओं का, देवी देवताओं का, अपने पास सोल्स कनेक्टेड का, बायोलॉजी, फैमिली का, और उनसे पूर्वजों का, एंजल्स का, और फिर हम आपको बोलेंगे अभी आप
जाओ करके। इज इट राइट? बिकॉज जितने कंसर्न है ना सबसे परमिशन लेनी पड़ती है। आप देखते हो कि अभी हम लोग के शाम को जो जूम सेशंस होते हैं ना, तो हम लोग मेडिटेशन लेते हैं। तो कभी कभी हम लोग के टीम मेंबर्स क्या करते हैं ना कि यूट्यूब से कोई एक लिंक स्टार्ट कर देते हैं और मेडिटेशन ले लेते हैं, और जब हम अपलोड करने के लिए जाते हैं ना तो वहाँ मैसेज आता है कि इट इज़ अ कॉपीराइट, इलीगली यू हैव यूज्ड द म्यूजिक। तो हमको परमिशन नहीं देते, मतलब उसको अपलोड करने के लिए, तो फिर हमें कुछ प्रोसीजर करनी पड़ती है, उसके बाद हम अपलोड कर सकते हैं, राइट? क्योंकि ये उनकी पैटर्न है, ये उनका मतलब सर्टिफाइड चीज़ें हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो कनेक्टेड सोल्स है वो इतने डीप लेवल से आपके कनेक्टेड हैं जिनसे 100% आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो तैयार नहीं है तो उसके आगे आपको नहीं ले जाने देंगे, उसको परमिशन नहीं देंगे आपको। समझ में आ रहा कि नहीं? अभी ये सपोज एक आईफोन खरीदा है और इसको 1 महीना हुआ है, अगर इसको कुछ में बिगड़े और मैं कोई एक शॉप में जाके खुलवाऊं और उसके बाद में मैं अगर सर्विस सेंटर पे जाऊं, ये हाथ नहीं लगाएंगे, बोलेंगे आपने क्यों बाहर खुलवाया, आपने थोड़ी हमसे परमिशन ली है, आपको डायरेक्ट हमारे पास आना चाहिए था। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही चीज़ें होती है कि जब आप पास्ट में जाते हो आपको नहीं पता कि किसकी लाइफ के साथ आपका पास्ट लाइफ ओपन होने वाला है, कुछ भी खुल सकता है यहाँ पे, राइट? लेकिन जब खुल गया तो अभी तैयारी में रहो कि भाई आप उसको हील करके ही छोड़ो। जैसे ऑपरेशन के बाद एंटीबायोटिक पेन किलर लेना पड़ता है कि नहीं, मल्टीविटामिन दवाइयाँ लेनी पड़ती है कि नहीं, तो इसी तरह से आपको समझ लो परमिशन तो लेनी है रिग्रेशन के वक्त, लेकिन उसके बाद हीलिंग के लिए भी आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो रिट्रीट में जितना हुआ बाद में मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैं छोड़ दूंगी, ऐसा आप ये खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। डोंट प्ले विथ इट, बिकॉज क्या है, गड़े मुर्दों को आपने उखाड़ा है, आपको ही उसको क्लियर करना पड़ेगा। सर्जरी आपने करवाई है, वुड आपका ओपन हुआ है, लेयर्स आपके ओपन हुए हैं और आपको ही उसको ठीक करना पड़ेगा। इज इट राइट? अब उसमें कुछ ऐसा होता है कि कुछ इमोशंस बाहर आते हैं, कुछ बॉडी के सिम्टम्स बाहर आते हैं, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज बाहर आते हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज बाहर आते हैं। तो जो भी बाहर आया ना, अब उसको लॉजिक यूज़ मत करो, उसको हीलिंग करके क्लियर कर दो। ये मत सोचना यहाँ जाने के बाद पता नहीं मेरे इधर क्या हुआ, मेरा सर दर्द कैसे शुरू हुआ, मुझे वॉमिटिंग कैसे हुई, पता नहीं वो नया इंसान मेरे लाइफ में कहाँ से आया, ये पुराना इंसान मेरे लाइफ से कहाँ गायब हो गया, ये अभी नहीं सोचना है आपको। इज इट क्लियर? क्योंकि अब जो भी कुछ होगा ना, लेट इट हैपन। क्योंकि अभी कैसा है, आपकी सेल्स के अंदर जो भी डीएनए के अंदर मेमोरी थी, उस मेमोरी को आपने ओपन किया है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? आप ही रिस्पॉन्सिबल हो कि नहीं, राइट? आप समझो जो भी चीज़ें मांगते हो भगवान से कि भाई मुझे ये दे दो, आपको एक चीज़ कभी नहीं पता है कि हर चीज़ जो आप मांग रहे हो ना, उसकी पोलैरिटी होती है, उसकी डुअलिटी होती है, आपको कभी नहीं पता। मतलब हमने भगवान को बोला, हे भगवान ये कब तक मैं ये वायर वाला फ़ोन यूज़ करूँगा, कभी तो कुछ ऐसा दो कि मैं घूम के इस्तेमाल करूँ। तो मोबाइल तो दे दिया, लेकिन इसके रेडिएशन हार्मफुल है कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? हमने बच्चा मांग लिया, लेकिन बच्चा आने के बाद उसकी कितनी केयर करनी पड़ती है। इज इट राइट? हमने हस्बैंड या वाइफ मांग ली, लेकिन उसके लिए पार्टनर को कितना संभालना पड़ता है। हमने बिजनेस जॉब मांग लिया, पैसा मांग लिया, तो डेफिनेटली पैसे को संभालना, बिजनेस जॉब संभालना कितना डिफिकल्ट है। इज इट राइट और रॉन्ग? हमने खाना मांग लिया ये सोच के भाई मैं भूखा हूँ, मुझे एनर्जी चाहिए, लेकिन उसको पचाने के लिए कितना गैस्ट्रिक जूस चाहिए आपको क्या पता? इज इट राइट? तो ये कभी किसी ने हमें नहीं बताया कि हर चीज ड्यूअलिटी की होती है, हर चीज की 2 साइड्स होती है और दोनों साइड्स का पेमेंट आपको करना पड़ता है। पॉजिटिव का भी पेमेंट करना है, नेगेटिव का भी पेमेंट करना है। इज इट राइट? तो जब आप पॉजिटिव चीजें मांगते हो, समझ लो कि वो नेगेटिव के साथ ही आने वाला है, उसके बगैर आएगा नहीं है। राइट? लोग जब पिक्चर भी बनाते हैं ना, ये सोच के कि मैंने ये मल्टी स्टार्स लिया है, अमिताभ बच्चन ऐसे वैसे को, तो इनको पता नहीं कि अगर स्टोरी स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम है ना, तो उसका नेगेटिव साइड भी हो सकता है, लोग उस पिक्चर की बैंड भी बजा सकते हैं। समझ में कि नहीं? सेंसर बोर्ड भी कुछ कट करते हैं, कुछ पब्लिक बवाल करती है, आप देखते हैं ना, कुछ मूवी को आने ही नहीं देते स्क्रीन पे। इज इट राइट और नॉट? हम सोचते हैं कुछ हिस्टोरिकल एक इवेंट को हम प्रेजेंट करें, लेकिन कुछ लोगों का हर्ट हो जाता है तो वो उसको प्रेजेंट नहीं करने देते। इज इट राइट? तो कोई भी चीज़ की जो अदर साइड थी ना, ये हमने कभी नहीं सोची थी कि इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इज इट राइट? दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं
जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, एंड दैट इज ओनली द लाइट एंड लव, और उसी का इस्तेमाल करके हम आपका रिग्रेशन करवाएंगे। तो लाइट का क्या करेंगे, सिंबल यूज करेंगे, राइट, और लव हार्ट चक्र से हम ओपन करते हुए आपका हीलिंग करवाएंगे करके, बिकॉज ये दो चीजों की साइड इफेक्ट नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में। बाकी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, हर एक का साइड इफेक्ट है। मतलब आपने देखा प्लास्टिक जैसे का भी साइड इफेक्ट है कि नहीं, पॉल्यूशन होता है कि नहीं, हम जो एक्सेल कर रहे हैं, कार्बन को बाहर निकाल रहे हैं, उसका भी साइड इफेक्ट है। क्या साइड इफेक्ट है कि ज़्यादा कार्बन निकालने से पॉल्यूशन बढ़ता है, और वही चीज़ें वापस हमारी चॉकिंग हो जाती है, राइट। तो ये सोचो कि अगर जो अदर साइड वाली चीज़ों के लिए आप सफाई नहीं करोगे तो मुझे बताओ कौन करेगा। पॉजिटिव साइड को तो आपने इंजॉय कर लिया है ना, आपने एक ऑरेंज खरीदा मार्केट से, आपने उसकी कवरिंग निकाल दी, अपने अंदर का खा लिया, अब कचरे को तो फेंकना पड़ेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं आप ऐसे घर पे थोड़ी रख सकते हो, इज इट राइट। आप जूस भी निकालोगे तो उसका भी तो कुछ कचरा निकलेगा कि नहीं। मतलब जब नेचुरल है, फ्रूट्स है, अभी तो पकाया भी नहीं, अभी तो गैस पे भी नहीं रखा, लेकिन उसमें भी कुछ तो अनवांटेड सब्सटेंस है कि नहीं, तो उसको निकालने के लिए भी मेहनत कौन करेगा, खुद ही करेंगे कि नहीं। मैं ये कह रहा हूँ ना, आपने लंच भी ले लिया, अब बर्तन कौन धोएगा, आप ही तो धोओगे कि नहीं, राइट। तो हर चीज़ समझ लो कि जब भी आप रिग्रेशन करोगे कुछ एक पर्पस के लिए, उस पर्पस आपका सॉल्व हो भी जाएगा, लेकिन उसका जो अदर साइड है ना, नेगेटिव साइड, उसके लिए आपको हीलिंग करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब अभी डॉक्टर कहता है भाई आपका अपेंडिक्स निकालना पड़ेगा, आप बोलेगा निकाल दो बहुत पेन होता है, निकाल तो देंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको संभालना तो पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि वो उसका भी एक गॉड ने कुछ तो सोच के अपेंडिक्स दिया होगा ना, कुछ तो सोच के बच्चे को टॉन्सिल्स दिया है ना। अब वो टॉन्सिल्स ही बच्चे का ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, तो उनको फिर फ्रीक्वेंटली कफ कोल्ड हो जाता है, इज इट राइट। अभी वो वायरस आया, वायरस का साइड इफेक्ट आया, उसका वैक्सीनेशन आया, वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट आया। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई चलो वायरस से बचने के लिए वैक्सीनेशन आया तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसके भी कितने कॉम्प्लिकेशंस हुए कि नहीं, इज इट राइट। तो दुनिया में ना हर चीज की साइड इफेक्ट है, हर चीज की, हर चीज जो आप मांगते हो ना इस दुनिया में, ये समझ लो कि मैं जो भी मांग रहा हूँ, मांग रही हूँ, ये मिलेगा, लेकिन उसकी जो साइड इफेक्ट है, वेदर आई एम रेडी टू हैंडल इट और नो। अगर आप रेडी नहीं हो ना, तो मैं तो कहता हूँ मांगो ही मत, लेकिन आप मांगे बगैर रह भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये आपका अनहील पार्ट है, ये आपका अनलर्न लेसन है। तो जब आप मांगते हो ना, तब आपको होश नहीं रहता है, और जब वो चीज़ आती है, जब होश आता है, तब तक देर हो चुकी रहती है, तो उसकी पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी कि नहीं। नाउ इज क्लियर। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजिकली पीछे जाओ, आपको मेंटली पीछे जाना है, एनर्जी फॉर्म में पीछे जाना है, अपनी कॉन्शियसनेस को हाई करना है, और एम्पायर बन के उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, और फिर उसको क्लियर करके वापस प्रेजेंट में आना है। दैट इज ओनली द वे आउट, और कुछ नहीं हो सकता इसमें, इज इट राइट। या तो बीमारी के फॉर्म में आउटबर्स्ट होगा, और या तो आप उसको एनर्जी फॉर्म में करेक्ट कर दो कि वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में बाहर ना आए। नहीं तो किसी को फाइब्राइड होगा, ट्यूमर हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, और उसको फेस करना पड़ेगा आपको। आप अभी मुझे बताओ, ये दो चॉइस में से अच्छी कौन सी है, एनर्जी फॉर्म में करेक्ट करना या स्ट्रक्चर फॉर्म में करेक्ट करना, इज इट राइट। और जब एनर्जी फॉर्म में करेक्ट करना है, तो आपको उसके अगर रूट देखोगे एनर्जी फॉर्म का, तो वो थॉट एंड इमोशंस है जिसने इस एनर्जी को बिगाड़ा है, इज इट राइट। तो उस थॉट का करेक्शन करना है, उस इमोशन का करेक्शन करना है, तो एनर्जी क्लियर होगी। और जब एनर्जी क्लियर होगी और आप टिक जाओगे उस क्लियर एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तो आपकी कॉन्शियसनेस राइज होगी, चेतना बढ़ेगी। जब आपकी चेतना बढ़ेगी, तब आपका सोल एक लेवल पे डिजिटली इवॉल्व होगा। और यही हमारे लाइफ का पर्पस है। हमारे लाइफ का पर्पस क्या है कि मरने से पहले हम अपनी सोल लेवल को एक लेवल ऊपर लेके जाएं। समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट। अभी आप ऋषिकेश आए हो, तो आपका पर्पस क्या होगा कि मुझे गंगा स्नान करना है, मुझे आरती अटेंड करनी है, कुछ तो पर्पस होगा कि नहीं यहाँ पे, इज इट राइट और नॉट। तो जो पर्पस है ना, वो पर्पस पूरा करके जाओ। फिर उसमें ये मत सोचो कि इसमें मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे लॉस कितना हुआ, ये मत सोचो। इवॉल्व हुए कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आपने धोखा खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पैसे में किसी ने आपको फ्रॉड किया, चीट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपको किसी ने हराया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने सीख ली कि नहीं, और सीख के बाद आपका सोल लेवल ऊपर आया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ इज क्लियर है ना। कोई पिक्चर 150 रुपये की कहीं सिनेमा घर में मिलती है और उस टाइम पे टिकट अवेलेबल नहीं है और कहीं 500 रुपये में मुझे टिकट खरीद के पिक्चर जाना पड़ा, लेकिन उस 500 रुपये के पिक्चर से अगर कुछ मुझे सीख मिलती है, मेरा सोल एक लेवल ऊपर आता है, तो ये 500 रुपये महंगा नहीं हुआ मेरे लिए। इज इट राइट? तो जो भी आप 25-30 हज़ार रुपये यहाँ दिए हैं और यहाँ अगर आप इवॉल्व होके जाओगे तो आपको ये रिट्रीट महंगी नहीं लगेगी, आप दूसरी बार भी आने को तैयार होगे। जैसे वो एडवांस वाले वहाँ पे बैठे ना, उन लोग को भी महंगा नहीं लग रहा है, वो ये नहीं सोच रहे हमारे 5 बार हुए, 10 बार हुए, 15 बार हुए, क्यों जा रहे हैं? बिकॉज उन्होंने समझ लिया घर पे जाने के बाद लाखों का मुनाफा हुआ है, लाखों का नुकसानी से हम बच गए अगर हम ये रिट्रीट में नहीं आते तो। दैट यू कैन सेंस इट आफ्टर यू गो फ्रॉम हियर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो रिग्रेशन होगा उसमें कितने कार्मिक क्लियरेंस होंगे, उससे आपकी कितने सफरिंग से बच जाओगे, तो ये आपके लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ कि नहीं? राइट? तो समझ लो कि इस वक्त आपको थोड़ा पेन होगा, इस वक्त आपको तकलीफ होगी जब आप रिग्रेशन में जाओगे, लेकिन होने दो। ये 2 घंटे का पेन अगर मेरा 2 महीना, 2 साल या 2 जन्म बचाता है तो फिर ये 2 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, झेल लेते, थोड़ा तो पेन ले लेते, और क्या है? यही मिल रहा है ना, इस कर्म भूमि में मिल रहा है, इस संतों की नगरी में मिल रहा है, तो होने दो। यहाँ पे तो हम अपनी सोल सर्जरी करवा सकते हैं, बिकॉज यही तो मोक्ष और निर्वाण के बीच पहले भी किसी ने डाले और हमने भी शायद डाले होंगे, तभी तो हम ऐसी जगह पे आए हैं ना, तो आते क्यों? आपके एरिया में भी कुछ तो ऐसे सेमिनार, वर्कशॉप, रिट्रीट्स होते रहेंगे, ऐसा नहीं होते रहेंगे, लेकिन यहाँ तक आना, इसका मतलब हमने बहुत साल पहले, बहुत जन्मों पहले सीड्स डाल के रखे थे कि यहाँ पे जब जब आफत आएगी ना हम यहाँ आके क्लीन करेंगे। अब बीमार होते तो कहाँ जाते हैं? क्यों? क्योंकि बचपन से ये बोला गया ना कि भाई डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलेगा नहीं मैं क्लिनिक पे ठीक नहीं कर सकता, तुम्हें हॉस्पिटल आना पड़ेगा, तो फिर आप बोलेगा आप जैसे बोलो, बस मुझे तो ठीक होना है। इज इट राइट? तो हम भी शायद आपका यूट्यूब से, सेमिनार से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, तो हमने आपको रिट्रीट में बुलाया। इज इट राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पे ये संकल्प डालो कि आपके जो भी कनेक्टेड सोल्स है ना, उनको भी कोई ऐसी रिट्रीट मिल जाए, भले आर्ट ऑफ लिविंग की मिले, सदगुरु की मिले, ब्रह्म कुमारी की मिले, दादा भगवान की, ऐसे कहीं तो रिट्रीट मिल जाए जहाँ पे उनका भी सोल क्लियरेंस होना चाहिए। ऐसे फोर्स मत करना जाने के बाद कि नहीं आपको एसकेएम के इवेंट में आना है। हमारे साथ अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो नहीं आएंगे, और उनका अगर किसी के और गुरु के साथ होगा और ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगा तो डजंट मैटर, वी आर लीस्ट बॉदर अबाउट इट। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? आपको सिर्फ यहाँ इंटेंशन डालना है कि जो मुझे अच्छा यहाँ मिला, बस मेरे घर वालों को भी ये चीज़ मिल जानी चाहिए। मैंने भी इंटेंशन यूएस में मेरे भाई के लिए डाला था 98 में, और 2008 में 10 साल के बाद उनको एक दादा भगवान गुरु मिल गए न्यू जर्सी में, तो मेरा काम खत्म हो गया। उसके बाद मैंने प्रेयर करना बंद कर दिया। नाउ माय ब्रदर एंड सिस्टर लाई सरेंडर टू हिज गुरु, तो मेरा काम खत्म हो गया। भाई जो मैं चाहता था कि कहीं तो एक सोर्स मिले, इन्हें मिल गया सोर्स। इज इट राइट और रॉन्ग? तो जब आप रिग्रेशन करोगे ना, हर मोमेंट पे जब आपसे हीलिंग करवाएंगे ना, ये इंटेंशन बार बार डालना कि जो मुझे आज अच्छी चीज़ें मिली है ना, बस उनको भी मिल जाए, उनको भी मिल जाए, उनको भी मिल जाए, पार्टनर को, माता पिता को, बच्चों को, जो भी आपको लगता है ना स्पॉन्टेनियसली कि ये बंदे को मैंने देखा, बस ये बंदे को भी कहीं तो अच्छा कोई एक ज्ञान मिल जाए, विजडम मिल जाए, कहीं तो एक अच्छी एनर्जी मिल जाए, कहीं तो एक अच्छा कॉन्शियसनेस मिल जाए, बस ये इंटेंशन डालते हुए आप चलना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इज इट राइट? बिकॉज आप तो अभी बाहर निकल रहे हो अपने इश्यूज से, लेकिन इसको यहाँ ख़त्म मत करना, इसको चेन रिएक्शन, जैसे कोरोना ने एक दूसरे के साथ इन्फेक्शन देते हुए कैसे चेन रिएक्शन कर दिया। इज इट राइट? तो हम भी क्या करेंगे ना, इस स्पिरिचुअलिटी को इन्फेक्शन के जैसे स्प्रेड करेंगे कि यहाँ से जाने से पहले ना घर वालों के लिए सीड्स डाल के जाएंगे कि इनको भी कहीं ना कहीं कोई अच्छा मिल जाए, कोई फ्रेंड मिल जाए, कोई मेंटर मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए, कोई मास्टर मिल जाए। हम ऐसे एंकरिंग करके यहाँ से जाएंगे। अब फिर क्या है, जब भी आप हीलिंग करोगे ना, उसका मतलब इस पेड़ को आपने सीड स्टोर डाला, अब आप उसको नर्चरिंग करोगे तो बड़ा होगा कि नहीं? बड़ा होगा कि नहीं? अभी मैं यहाँ से अंदर आ रहा था ना, तो इसे घूम के आना पड़ा, तो वहाँ पे जो टूर गाइड वहाँ पे खड़ा था
वो एक फैमिली को समझा रहा था कि इसको 300 साल हुए, इसको 600 साल हुए, मतलब किसी ने तो 300-600 साल पहले सीड डाला होगा कि नहीं, और कुछ इंटेंशन से डाला होगा कि इस बड़ा पेड़ होने के बाद जो भी बैठेगा उसको बुद्ध का अनुभव होगा, उसको कृष्ण का अनुभव होगा, उसको राम का अनुभव, किसने तो कोई इंटेंशन डाल के ये सीड्स डाले होंगे कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? तो आप भी क्या करो ना, इनविजिबल सीड्स यहाँ पे डाल के जाना, गंगा में डाल के जाना, इस भूमि पे डाल के जाना, कि कहीं ना कहीं आप भी वापस आ जाओ इस लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में, और आपके कनेक्टेड सोल्स भी ऐसे जगह पे आए जहाँ पे इनको ज्ञान मिले, शक्ति मिले, जहाँ पे इनकी चेतना का विस्तार हो। तो मुझे लगता है हम इसको नेवर एंडिंग करेंगे। इज इट राइट और रॉन्ग? एक क्रिकेटर जब जाता है ना रिटायर होने, तो जाने से पहले कुछ तो अपनी स्किल्स ना किसी को देके जाता है। एक एक्टर जाता है ना, तो कोई ना कोई अपनी स्किल किसी ना किसी को देके जाता है। दिलीप कुमार गया तो अमिताभ बच्चन को देखे गए, अमिताभ बच्चन गया तो समझो शाहरुख खान ने उसको पिकअप किया, शाहरुख खान जा रहे तो कोई ना कोई उसका पिकअप कर रहा है। तो ये क्या होता है, नॉलेज सबके पास है। जो इंसान नॉलेज का रियल इस्तेमाल करता है ना, टैलेंट इस्तेमाल करता है ना, उसको स्किल कहते हैं। ज्ञान आप सब में था, लेकिन हमारे में थोड़ा स्किल था कि हमने उसको डिजाइन किया रिट्रीट में। तो फर्क है कि नहीं? तो आपके पास भी जो ज्ञान है ना, जो नॉलेज है, जो आत्मा के साथ आया है ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसको रीएक्टिवेट करो, उस सुपर जीन्स को रीएक्टिवेट करो और उसको स्किल के फॉर्म में ना बाहर निकालो। तो आपकी भी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। आपको भी लोग है ना बहुत पॉजिटिवली देखेंगे, बिकॉज लोगों को कुछ तो चाहिए, और अगर वो स्किल आपके पास है तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं, मुझे बताओ। इज इट राइट और रॉन्ग? कुछ तो टैलेंट है ना आपके अंदर। जैसे अभी आपने देखा दीपक सर के अंदर एक योगा का टैलेंट था, एक सुपर स्किल इनके अंदर थी। अदरवाइज इनके जैसे मैंने 700 बच्चों को गायत्री परिवार में देव संस्कृति में पढ़ाया था, करुणा हीलिंग, साइकिक सर्जरी, ऐसे 2-4 बच्चे ही निकले जो एकदम सुपर टैलेंटेड निकले, जो आज की तारीख में मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी सब लोग ने वो सीखने के बाद वहीं छोड़ दिया, बिकॉज एक तो फ्री ऑफ चार्ज सीखा हुआ था, तो उसकी तो वैसे भी उन्होंने वैल्यू नहीं की। उसके बाद उन्होंने हमसे भी कोई कांटेक्ट नहीं रखा कि भाई हम उनको फॉलोअप सेशंस दे पाए। तो आपको भी ये रिग्रेशन के बाद हमारे टीम मेंबर से फॉलोअप सेशंस लेने पड़ेंगे। जो भी स्किल्स आपके बाहर आए हैं, जो टैलेंट आपका बाहर आया है, उसको बहुत आर्टिस्टिक रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये रिग्रेशन का फ़ायदा होगा। सिर्फ आपको राजा कब थे, रानी कब थे, ये देखने के लिए ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करना है। आपको अपने नेचुरल पावर्स या टैलेंट को बाहर निकालने के लिए ये रिग्रेशन करना है। कुछ तो अच्छा रहेगा हर लाइफ में आपके साथ, और वो क्या क्या था, वो हर चीज़ को बाहर निकालो। इज इट राइट? अब यहाँ से जब लेडीज लोग नॉर्मली घर पे जाते हैं ना, तो वो फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज खोल के देखते हैं भाई कौन सी सब्जी पड़ी है, तो उसके साथ मैं क्या बना सकती हूँ। इज इट राइट? तो जो भी चीज़ें आप उसी से बनाओगे ना, शुरू में तो खत्म हो जाएगी, तो बाहर जाके आप खरीदोगे करके। तो आपके अंदर भी कौन सी सुपर जीन्स है, कौन सा टैलेंट भगवान ने आपको इस लाइफ में दिया है, या पिछले कितने लाइफ से आपके पास था ना, उस सारे टैलेंट को ना बाहर निकालो। तो एक जगह रिग्रेशन में कर्म क्लियर हो गया, और दूसरे जगह सुपर टैलेंट एक्टिवेट हो गई। तो फायदा हुआ कि नहीं? फायदा हुआ कि नहीं? राइट? मतलब एक जगह पे कूड़ा कचरा भी निकाल दिया, और दूसरी जगह पे एक लाइट लेते हुए एक अंदर से विजडम को भी बाहर निकाला, एक ज्ञान को भी बाहर निकाला। तो इस ज्ञान से ना अभी अपनी लाइफ को एक्सेलरेशन कर सकते हो। यहाँ तो कर्म क्लियर हो गया, यहाँ तो नेगेटिविटी निकल गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो एक नया आया कि नहीं? इज इट राइट? हम लोग जब कार वॉश के लिए जाते हैं ना, तो कुछ लोग सिर्फ पानी से वॉश करके हमको दे देते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम आपकी गाड़ी को पॉलिश करें, हम कहते कर दो। तो पॉलिश करने के बाद ऐसे लगता है ये शोरूम से गाड़ी आई है। तो आप भी यहाँ से पॉलिश होके बाहर निकलो, सिर्फ वॉश होके नहीं निकलना है आपको, सिर्फ धुलाई करके आपको बाहर नहीं निकलना है। तो जब आप पॉलिश होके निकलोगे ना, आपका ग्लो, आपका टैलेंट जब लोगों को दिखेगा, तो लोगों को लगेगा अच्छा हुआ तुम गए। उस जाने के बाद आपके अंदर से ये चीज़ कुछ बाहर आई है ना। अगर आप डल फेस लेके जाओगे तो आपको दोबारा यहाँ नहीं आने भेजेंगे, और आपको भी लगेगा यार मैं तो और ज़्यादा नेगेटिव हो गई पहले से। तो फ़ायदा क्या यहाँ आके? कुछ तो आपकी सुपर चीज़ एक्टिवेट करके जाओगे ना यहाँ पे, तो बेटर रहेगा कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? ये जितनी भी आप गुरु देख रहे हो यहाँ पे, ये जितने भी आप देख रहे हो, हर एक के पास कुछ एक यूनिक टैलेंट था, तभी तो इनकी समाधि बनी ना। तो कौन समाधि बना था? इंसान जीते जी किसकी वैल्यू नहीं, मरने के बाद कोई ऐसी बना रहा है, तो कुछ तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया रहेगा कि नहीं? कुछ ग्रंथ बनाए रहेंगे, कुछ इन्होंने पाठ किए रहेंगे,
है कि नहीं? कुछ लोगों को शक्तिपात किया होगा, कुछ तो इन्होंने किया होगा, तब जाके इनकी ये बनी है। अब आपकी चॉइस होती है कि आप कॉमन मैन के जैसे बाहर निकले या इनके जैसे कुछ हाईलाइट बन के आप निकले। चॉइस आपकी है। आपको यूनिवर्स में कुछ कंट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है। अगर आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया तो आप इमॉर्टल हो गए, मतलब आपका नाम मरने के बाद भी लिया जाएगा, आपको लोग मरने के बाद भी याद करेंगे, राइट? और अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो 99% तो पॉपुलेशन तो ऐसे ही आती ही जाती है, सिर्फ 1% वाली पॉपुलेशन ऐसी है। अब आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, समझ में कि नहीं? आपने कुछ लोगों को हीलिंग की, कुछ लोगों को आपने अच्छी चीज़ें सिखाई, आज आपने यहाँ पे कुछ भी सीखा तो डेफिनेटली आप निशा मैडम को याद करोगे कि नहीं? फिर इन्होंने मुझे सिंबल सिखाया, इन्होंने मुझे 5 एलिमेंट्स मेडिटेशन सिखाया, कुछ तो याद करोगे कि नहीं? तो जब जब आप करोगे तो कुछ पुण्य का अकाउंट में से पुण्य इनको भी जाएगा जो आप करोगे, इज इट राइट? और जब आप किसी को हीलिंग करोगे तो वो लोग की लाइफ जो पॉजिटिव होगी उनके अकाउंट में से आपको कुछ पुण्य मिलेगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्प्रेड द पॉजिटिविटी, इज इट राइट? नेगेटिव फैलाने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, आप और हमारे जैसे गिन चुन के 1% 2% रह गए हैं जो पॉजिटिव फैलाने के लिए तैयार है। तो वी आर लकी और नॉट? टेल मी, 100% है कि नहीं? लोग तो ऐसे 25, 30, 50 हज़ार तो ऐसे ही रिसोर्ट में या जाते हैं। कुछ लोग हमारे बॉम्बे में इमेजिका में जाते हैं, इतना पैसा खर्च कर देते हैं। कुछ लोग कहाँ कहाँ जाके खर्च कर देते हैं, कोई मतलब वर्ल्ड टूर करता है, कोई दूसरे कंट्री में जाके एंजॉय करता है प्लेजर के लिए। पैसे तो ऐसे ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते, लेकिन आपने इस पैसे का इस आध्यात्मिक रूप में स्पेंड किया ना, ये आपका सही में बहुत सोल पोटेंशियल भी था और सोल का एक पुण्य ही भी था कि आप यहाँ पहुँच पाए, अदरवाइज नहीं पॉसिबल नहीं है। हमारे तो इतने 200 व्हाट्सअप ग्रुप है, हमने सब ग्रुप में ऋषिकेश के बारे में डाला था। हम तो हर शाम को 6 बजे अनाउंस करते कि भाई ऐसा है, लेकिन आपके बहुत जैसे कम लोग हैं जो इस चीज़ को पिकअप करते हैं, चलो मुझे जाने दो और कुछ तो सीखने दो और आगे बढ़ने दो। बाकी लोग कहेंगे नहीं नहीं इनका तो रोज़ चलता है शाम को, तो उसी से अपन तो खुश है। लेकिन वो और इसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा है कि नहीं? लग रहा है कि नहीं? आप YouTube देख रहे हैं, आप यहाँ पे आए, आप जूम सेशंस अटेंड कर रहे हो, यहाँ पे आए, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत। क्यों? आप हमारे फिजिकल ऑरा में बैठे हो, राइट? आप ऐसी जगह पे बैठे हो, ऐसे क्या कहते हैं एस्ट्रल गुरु मास्टरों के साथ यहाँ पे बैठे हो जो यहाँ इनविजिबल है। तो इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? ये तो लाखों करोड़ों रुपया दे के भी ना, मैं तो बोलता हूँ कि इसकी आप तुलना नहीं कर सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरी तो ये 78th विजिट है ऋषिकेश में। मैं इनको बता रहा था उस दिन गाड़ी में कि मैं तो हर महीने 2 महीने में आ जाता हूँ। ये 40 तो रिट्रीट हो गई, 40 तो रिट्रीट हो गई हमारी, लेकिन रिट्रीट नहीं भी होती है ना तो भी हम ऐसे ही आ जाते हैं, समझ में कि नहीं? तो आप अच्छे संकल्प डालो यहाँ पे, अच्छे बीज डाल के यहाँ से जाना। सिर्फ ये मत सोचना देखेंगे फ्यूचर में आ पाए कि नहीं आ पाए पता नहीं, ऐसे कभी मत बोलना, ऐसे सीड्स मत डालना आप लोग। इज इट ओके? सो आई होप आप समझ गए हो कि रिग्रेशन का दूसरा पार्ट, एक पार्ट नेगेटिव निकालने का है, दूसरा सुपर जीन्स एक्टिवेट करना है, ये एक चीज़ है। एक पार्ट है जो आप अपने प्रॉब्लम का कुछ कॉज देखोगे, दूसरा पार्ट है कि आपको उसका हीलिंग करना पड़ेगा अगर आपने कॉज जो भी देख लिया, ये सेकंड पार्ट है। एक पार्ट है जो आप अपने आप से परमिशन लोगे, अपने कनेक्टेड सोल से परमिशन लोगे, अपने गुरु से परमिशन लोगे। दूसरा पार्ट है कि आप प्रॉमिस करोगे कि उनको भी हम इवॉल्व करेंगे, उनको भी हम हेल्प करेंगे, ये सेकंड पार्ट है। इज इट राइट? तो ये दोनों पार्ट अगर आपको क्लियर है ना तो आज आपको रिग्रेशन में बहुत मज़ा आएगा। आपकी बॉडी हम रिलैक्स करवाएंगे, कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करवाएंगे, आपके सबकॉन्शियस में जाके प्रेजेंट लाइफ ओपन जैसे कल किया वैसे थोड़ा खोलेंगे, फिर अनकॉन्शियस में लेके पास्ट लाइफ को ओपन करेंगे, फिर सुपर कॉन्शियस में लेके आपकी सुपर जीन्स एक्टिवेट करेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर हम करेंगे, प्लीज़ उसको होने देना। ये मेरा पार्टनर क्यों है या ये क्यों कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हो, ये ऐसा माइंड में ना एंकरिंग लॉक करके मत सोचना, मुझे नहीं लगता ये मेरा कर पाएगा, ये तो खुद सीख रहा है, ऐसे मत सोचना। आपको पता नहीं किसके थ्रू क्या ऊपर वाला डिलीवर करना चाहता है, क्या आप तक पहुंचाना चाहता है, यू नेवर नो। इज इट राइट? आप जब गंगा तट पे खड़े हो ना, आपको नहीं पता चलता है कौन आएगा बच्चा और आपको 10 रुपये में फूल देगा और गंगा को अर्पण करोगे, जिसके हाथ से लिखा रहेगा ना वही आएगा। आप नहीं बोलोगे भाई तेरी कोई फूल की इंस्टीट्यूशन है मैं तो वहीं से खरीदूंगी, ऐसे थोड़ी बोलोगे आप।
तेरी कोई बड़ी दुकान है क्या, तेरे नंबर बता दुकान का। आपको देना था, डालना था, उसको बेचना था, उसने आपको दिया, आपने उसको 10-20 रुपये दिए, बात खत्म हो गई। इज इट राइट और रॉन्ग? कौन हमारे लिए कहाँ बना है, कब बना है, कौन सी जगह पे बना है, नहीं ये हमें नहीं पता। लेट यूनिवर्स डिसाइड हु इज बेस्ट फॉर मी, यू आर नो वेयर टू डिसाइड। इज इट राइट? मैं अगर एयर इंडिया की टिकट लेता हूँ या मैं गो फर्स्ट की लेता हूँ, तो मैं उसके ओनर को नहीं बोलूँगा तू फ्लाइट ड्राइव कर, तू पायलट बन, मैंने तेरी फ्लाइट की टिकट खरीदी, ऐसे बोल सकता हूँ मैं? आई कैन नॉट से दैट। समझ में कि नहीं? आप अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज में डालोगे, ये जाके नहीं बोलोगे कि नहीं मैंने तो उस प्रिंसिपल का नाम सुना था, डीन का, मैंने इसलिए डाला था, ये कौन सी टीचर पढ़ा रही है, आप ऐसे नहीं बोल सकते। इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो पूरा सरेंडर हो जाओ। एक बार आप लेट गए ना, पूरा सरेंडर हो जाओ, बोलो भाई जो करना है करो, मेरा तो कर्म भी मुझे क्लियर करने के लिए मैं तैयार हूँ, और मैं तो अपनी सुपर जीन्स एक्टिवेट करने को तैयार हूँ, मैं अपने टैलेंट्स निकालने को तैयार हूँ, मुझे अभी अबेंडेंस में आना है, मुझे लाइफ को सिकुड़ के नहीं जीना है। बस ये सोच रख के सोगे ना तो चलेगा। 2-3 साल पहले हमारी पंचगिनी में रिट्रीट थी, रात को 12 बजे मेहुल कहता है सर मुझे आपका रिग्रेशन करना है। मैंने बोला कर लो। मैं लेट गया रिग्रेशन करने के लिए, इन्होंने मुझे रिलैक्स किया, मैं रिलैक्स हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे क्या दिखता है, मैंने कहा मुझे तो एक लाइट दिखती है। बोले कहाँ दिख रही है, मैंने कहा मेरे थर्ड आई के सामने एक लाइट दिखती है। और ये प्रोसेस चलता रहा 1 घंटे का, और फिर बहुत अच्छा लगा, मुझे बाहर आया। दूसरे दिन जब हम ब्रेकफास्ट के लिए हम बैठे थे, तो जो दूसरे पार्टिसिपेंट थे सब बोल रहे थे सर आपको पता है रात को 12:30-1 बजे ना हमारे रूम में लाइट आई। हर एक जन ऐसे बोल रहे थे, उनको पता भी नहीं था कि उस टाइम पे ये मेरा रिग्रेशन कर रहे थे। और मुझे जो लाइट दिखी ना, तो मैंने ये इंटेंशन डाला कि ये सब में जाए, बिकॉज मैं लाइट का अकेला क्या करूँगा, मैं तो वैसे भी मेडिटेशन में लाइट को देखता हूँ। तो मैंने सोचा चलो भगवान इसके थ्रू मेरा कर, मैं थक भी गया था, मैंने सोचा जाने दो, बोल रहा है तो शायद नेचर्स कॉलिंग है, मैं मना नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने वो इंटेंशन डाला कि सब में वो लाइट जाए, जो पर्पस से लोग आए ना उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और दूसरे दिन सुबह जब लोगों ने बोला तो मुझे लगा कितना साइंटिफिक है। देखो आपका इंटेंशन, आपको लाइट मिली, आपने उस लाइट का एक फ्रेगमेंटेड पार्ट अलग अलग लोगों में छोड़ दिया और उन्होंने भी उसको एक्नॉलेज किया। तो यही आपके साथ होगा आज कि जब आप कोई लाइट देखोगे, प्रकाश देखोगे, तो आप ये इंटेंशन रखना कि ये मेरे फैमिली मेम्बर के पास गई, ये मेरे पेरेंट्स के पास लाइट गई, ये मेरे इसके साथ मेरे फ्रेंड के पास ये लाइट गई। ऐसे करके आप इंटेंशन डालना, तो ये डेफिनेटली वो रेज वहाँ जाएगी, ये रेडिएशंस वहाँ जाएंगे, है ना। जैसे आजकल आप देखते हो ना, यहाँ क्या करते हैं लोग, जैसे आरती चालू होती लोग वीडियो कॉल करते हैं, देखा कि नहीं आपने? मैंने भी काफ़ी बार ऐसे किया, हम लोग कभी फेसबुक पे डालते, हम सोचते ये व्यू सबके पास जाए। इज इट राइट और रॉन्ग? तो आप भी जब रिग्रेशन करते हो तो ये इंटेंशन डालना कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे समझ आ रही है, जो मेरी चेतना बढ़ रही है, जो मेरी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है ना, इस वक्त सबकी हो रही है, तो अच्छा है कि नहीं? मतलब सबके बिहाफ पे आप माध्यम बने, आप इन्वेस्टर बने, और आप सबको एक साथ इवॉल्व कर रहे हो। तो नॉट नेसेसरी कि हर एक इंसान यहाँ पे आना चाहिए। इज इट राइट? पिछली रिट्रीट में इनके हस्बैंड ने ये थॉट डाला, तो इस रिट्रीट में ये यहाँ पे है। तो ऐसा ही कोई ना कोई हमारे लिए कोई थॉट डाल के गया कि नहीं, है कि नहीं? आपके हस्बैंड ने डाला था इसलिए आप यहाँ पे हो। इज इट राइट? तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ही मत जाना, कुछ तो अच्छे सीड्स डाल के यहाँ पे जाना, है ना। सपोज आप अपनी बेटी के लिए डालो, आप अपने बेटे के लिए डालो कि लंदन से कभी भी आए तो ऐसा कोई रिट्रीट अटेंड करे, तो आप भी ऐसे डालो, तो मे बी यूनिवर्स उसको मैनिफेस्ट करेगा। आप डालोगे ही नहीं तो और कौन प्रे करेगा, मुझे बताओ। अगर आप ही इन लोगों के लिए नहीं करोगे जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, तो फिर फायदा क्या, मुझे बताओ। इज इट राइट? सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो आप डाउट नहीं रखोगे, जो भी होता है होने दो, लेकिन प्रॉमिस करो अपने आप से कि आप हीलिंग करोगे 45 डेज तक। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसे आप प्लीज़ मत बोलना। हम कुछ मॉनिटर नहीं करने वाले आपको, लेकिन जितने भी लोग फिर हमारे ग्रुप छोड़ देते हैं ना, हम समझ जाते हैं कि वो हीलिंग नहीं कर रहे, उन्हें वही ग्रुप इरिटेट लगता है। अभी आपको मज़ा आ रहा है कि ये ग्रुप में लोग फोटो डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बिकॉज आप अभी पॉजिटिव एनर्जी में हो। और जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, यही ग्रुप आपको बहुत इरिटेटिंग लगेगा, आप निकल जाओगे उस ग्रुप से, ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाओगे। तो ये होने मत देना, ठीक है। हमने अगर आज कोई चीज़ शुरुआत की है तो ये पूरी सोल फैमिली के साथ इस यात्रा को कंटिन्यू करना, इस फैमिली को मत छोड़ना। पता नहीं आपको ये फैमिली के मेंबर कब कहाँ पे आपको काम आ जाएंगे, राइट। सरिता जी ने 2017 में ये सीड्स यहाँ पे डाले, 1 साल के बाद इनके भाई आए, उनके हस्बैंड आए सरिता जी के,
उनके वजह से और कितने लोग आए, तो किसी का तो इंटेंशन स्ट्रांग होगा तब ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है ना। इज इट राइट और नॉट? तो आप भी अच्छे सीड्स डाल के जाना है। ओके, सो एनी डाउट बिफोर वी वाइंड अप? ओके, क्लियर, थैंक यू, मजा आ गया। क्वेश्चन था, यस यस, जैसे मान लीजिए अभी आपने कहा कि हम गंगा के किनारे नहा रहे हैं, हाँ। तो बच्चा आएगा और मतलब ये हमारा क्या उससे 5 लाख का कमिटमेंट होता है? 100%। देखो, या किसी ऑटो में बैठ रहे हैं, हाँ। अभी तो 20 रुपये से पे किए। हाँ 100% होगा। मैंने बोला ना, कोई एक्सीडेंटल नहीं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से यही बच्चा क्यों आया, यही चीज क्यों हुई, उसको होने दो। तो सर ऐसे तो हमारी रूटीन लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है सुबह से शाम तक, इससे तो हमने बोला नहीं, इन्होंने जैसा बताया कि एक लाइफ में 20,000 सोल्स के साथ कनेक्शन होता है कि नहीं। अब 1 करोड़ 40 लाख सोल बनेंगे कैसे? कोई दूध वाला है, कोई कूड़े कचरे वाला है, कोई मतलब ये पूजा पाठ करवाए, कोई फूल देने वाला है, ये ऑटो वाला है, यही तो लोग हैं सारे। तो उनसे हमारा कुछ तो कमिटमेंट है, 101%, उसमें तो कोई ये नहीं है। 2 साल पहले यहाँ रिट्रीट जब हो रही थी तो हम लोग ऑटो में बैठे थे, तो कोई आईफोन भूल गया, तो हमने सोचा करे क्या, ऑटो वाले को देंगे तो वो थोड़ी उसको देने वाला है। तो हमने क्या किया ना कि बहुत कोशिश करने के बाद कैसे भी फ़ोन को तो ओपन किया, उसको रीडायल किया, तो जो भी लास्ट नंबर था उसको हमने बताया कि भाई ये बंदे का फ़ोन रह गया, प्लीज़ उसको बोलो ले जाने के लिए। फिर उन्होंने उसको फ़ोन किया और वो फ़ोन मंगा लिया। कुछ तो हमारा होगा कि नहीं। अब यही चीज़ अगर और किसी के पास जाती तो मे भी उन तक पहुँचती नहीं, है ना। तो जो भी हो सके आप सकारात्मक तरीके से उस फाइल का क्लोजर करो, फाइल को ओपन मत रखो। ये सब वुंड्स है, तो जो भी जहाँ ऐसा नहीं कि भाई बच्चे से फूल लिया और आप बोला अभी मेरे पास खुले नहीं है बाद में देता हूँ, और फिर आप निकल जाओगे, बोलेगा चलो कहाँ बच्चा कहाँ दिख रहा है, ऐसा नहीं है। उसको मिलो, उसको दे के आप निकल जाओ। सर ऐसा होता है कि मेरे अपने ही सोल के पार्ट्स हैं, मेरी हर एक के देखो, मैंने आपको क्या कहा ना, ये अगर क्वांटम थियरी के हिसाब से देखोगे ना, तो हर छोटा छोटा जो भी पार्टिकल्स हमारे अंदर है डीएनए में, और हर उन लोगों से क्या साथ जुड़ा हुआ है, और वही बंदा गाइड करेगा। अभी ये एक ही बंदा क्यों गाइड बन के इतने लोगों को सिखा रहा है, इन सब के अंदर वो इसकी मेमोरी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप भी किसी के लाइफ में कुछ रोल प्ले कर रहे हो, कोई इंसान आपकी लाइफ में रोल प्ले कर रहा है, आप अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है ना, ये आप प्लीज जज मत करो। बुरा भी कर रहा है ना तो दूर भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ डार्क लेसन आपके सीखने के बाकी है, और ये उसको भगवान ने बोला भाई तुझे विलियन बनना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बंदा डार्क लेसन नहीं सीखेगा। सीख लो, थैंक यू बोलो कि भाई मेरे वजह से तुझे विलियन बनना पड़ा। बी पॉजिटिव। अभी आप देखो, 2 चीज है, आप है ना चेस खेलने के बाद देखो सारे एक ही बॉक्स में जाते हैं, आप फिल्म की शूटिंग के बाद देखो हीरो और विलियन एक ही थाली में खाना खाते हैं। तो लाइफ ये ऐसी है कि नहीं। राम को भी यही गाड़ा गया, मतलब कृष्ण को भी यही डाला गया, हमको आपको भी यही डालने वाले, मतलब वो एक ही जगह पे तो सब जाने वाले। तो फिर जज करें किसको, मुझे ये बताओ ना, कौन परमानेंटली अच्छा है कौन परमानेंटली बुरा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बस हमारी किस्मत ऐसी है कि कुछ अच्छे लेसन सीखने के लिए लोग आए, कुछ बुरे लेसन सिखाने के लिए कोई आए, दोनों को भाई थैंक यू बोलना है, दोनों से डिस्कनेक्ट करना है, बिकॉज अच्छे से अटैचमेंट नहीं रखना है, बुरे से भागने की कोशिश मत करो, कहने का मतलब ये, राइट। वो खुद चला जाए तो बात अलग है, आप जबरदस्ती उससे दूर मत रहे। व्हाट यू रेजिस्ट दैट परसिस्ट, ये हमने सुना हुआ है पहले से, है कि नहीं। ठीक है, चलो मज़ा आ गया।